नमस्कार। आज मैं क्लास 11 के एक मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन फंक्शन संबंध और फलन पर बात करने वाला हूं, जिसे मैं प्रयास करूंगा कि एक पूरे के पूरे 1 घंटे में, केवल और केवल 1 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर विद डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरा का पूरा खत्म करने के लिए। तो आप पूरा लगातार हमारे साथ बने रहिए और पूरा का पूरा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप स्किप करके क्वेश्चन में जा सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरा। अब मैं वादा करता हूं आपको, मैं पूरा कॉन्सेप्ट सहित एक से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा, आपको पक्का समझ में आएगा। आप पूरा बने रहिए। अगर आपको पूरा बीच में कहीं अगर ये नहीं लगता हो कि मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसकी करके क्वेश्चन पर जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन पता है तो अगर सॉल्व करने तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप केवल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके से। हाँ, मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन से बने रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा पूरा लगातार, और एक एक शब्दों को ध्यान से समझिएगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संबंध और फलन पर, रिलेशन फंक्शन पर। रिलेशन फंक्शन हमें समझने के लिए संबंध और फलन हिंदी में बोलते हैं, हमें 3 चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं सेट समुच्चय पहला, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तिक गुणनफल, तीसरा ऑर्डर पेयर क्रमिक युग्म। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे शब्दों को समझते रहिए। समुच्चय, कार्तिक गुणनफल, क्रमिक युग्म हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले सेट होता क्या है। द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मतलब जिसे पूरी तरीके से हम अच्छे से डिफाइन कर दे, बता सके कि ये क्या होता है। एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में एलिमेंट जो एक एक चीजों को हम एक एक जगह इकट्ठा करके फिर उसको पूरा सेट बनाते हैं, वो होता है एलिमेंट। ऑब्जेक्ट तो उसको क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पूरा कलेक्शन जब कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं सेट। समझ में आया? तो सेट क्या होता है, सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। जैसे हम बोले कई प्रकार के सेट हो गए, सेट में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बाकी कई प्रकार के सेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेट के एक दो एग्जाम्पल बता के थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी रहेगी सेट, सबसेट एक्सेट्रा, तो आप कवर कर लेंगे रिलेशन फंक्शन। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये हो गया आपका एक सेट हो गया। क्यों? और मैं अगर यहीं पर आपको बोलूं कि कलेक्शन आप ऑल मैथमेटिक्स चैप्टर आप क्लास 11, तो आप पूरा कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बोलूं कलेक्शन आप ऑल बेस्ट चैप्टर आप क्लास 11, तो आप नहीं इसको इकट्ठा कर सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि आपके लिए कुछ और होगा, दूसरे के लिए कुछ और होगा, तीसरे के लिए कुछ और होगा। किसी को सीक्वेंस सीरीज अच्छा लगता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगता है, किसी को रिलेशन फंक्शन अच्छा लगता है, किसी को सेट अच्छा लगता है। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। कलेक्शन आप ऑनेस्टली, ईमानदारी को आप अगर सेट समुच्चय बनाना हो ईमानदारी का, तो आप कैसे बना सकते हैं? नहीं बता सकते, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। मीन्स क्या है सेट, समझ में आया? जिसको हम फिक्स बता सके कि ये है वो है सेट, और जिसको नहीं बता सकते वो सेट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर समझ में आया? कलेक्शन ऑफ नंबर भी हो गया आपका सेट इसी तरीके से। और फाइनाइट सेट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो। सबसेट क्या होता है? सबसेट मतलब जो सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल के हम दूसरा जब सेट बनाए जो कि दूसरे वाले सेट में, पहले वाले सेट में पूरा का पूरा आ जाता हो, उसको हम बोलते हैं सबसेट। जैसे मैं अगर इसी में से चाहूं तो सबसेट बना सकता हूं ए ई। अभी ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। बी जो है ए का सबसेट है। क्यों सबसेट है बी ए का? क्योंकि इसके देखिए सारे एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो बी ए का सबसेट है। सीधी सी बात है। इसमें मतलब सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। ध्यान में रखिएगा। चलिए, सेट हो गया आपका। दूसरा बात करते हैं कार्तिक गुणनफल या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्तिक गुणनफल और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। थोड़ा मैं फास्ट समझाऊंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपका ज़्यादा समय ना लूं, जल्दी से जल्दी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कार्तिक गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए सेट है कोई सेट, आप समझ गए, जैसे एक्स वाई एक सेट हो गया, और बी जो सेट है, बी सेट है 1 2 मान लीजिए। और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी, तो सेट का जो प्रोडक्ट होता है वो मैपिंग होता है। सेट में क्या होता है? प्रोडक्ट में मैपिंग केवल होता है और कुछ नहीं होता। जैसे ए सेट है, ए सेट को आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए। ए सेट है, ए के अंदर कौन कौन है? एक्स और वाई है। बी के अंदर कौन कौन है? 1 और 2 है। तो ए हो गया, ए बी हो गया। तो एक्स का मैपिंग 1 से, एक्स का मैपिंग 2 से, वाई का मैपिंग 1 से, वाई का मैपिंग 2 से। मतलब जितने मैपिंग हो गए उतने प्रोडक्ट में एलिमेंट आए। पहला एलिमेंट जो लिखा जाएगा पहले वाले सेट का, दूसरा एलिमेंट जो लिखा जाएगा दूसरे वाले
सेट का, मतलब इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर इसके बनेंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। जैसे x का किसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, 1 के साथ, तो x 1, उसके बाद x का 2 से x 2, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद y का 1 से y 1, उसके बाद y का 2 से y 2, समझ में आया। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब जितना आप टोटल एक का जोड़ा दूसरे से बना सकते हैं, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कि क्या होता है, मतलब a, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं a क्रॉस a या फिर a क्रॉस b, जो होता है, जो कि एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। जितने वहां पर कॉम्बिनेशन मैपिंग बन सकती है टोटल के टोटल, वही होता है एक प्रकार का कार्तिक गुणनफल। कार्तिक गुणनफल करना आप, हमें लगता है आप सीख गए होंगे, तो कार्तिक गुणनफल अब करना आप सीख गए। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए है ऑर्डर्ड पेयर, ए है ऑर्डर्ड पेयर, ए है ऑर्डर्ड पेयर। पहला एलिमेंट जो है लिखा जाएगा पहले वाले सेट का, दूसरा एलिमेंट लिखा जाएगा दूसरे वाले सेट का। जैसे ए क्रॉस बी का मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो ए जो है पहला एलिमेंट एक्स, पहला एलिमेंट y जो है ए का है, पहला एलिमेंट y जो है ए का है, पहला दूसरा एलिमेंट जो है 2 जो है कॉमा में के बाद जो 2 लिखा हुआ है b का है। समझ में आया। तो ये होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। जो ए है एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए है एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए है एक ऑर्डर्ड पेयर है। समझ में आया। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमिक युग्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रमिक युग्म। क्रमिक के फॉर्म में पूरा का पूरा जो मैपिंग कराते हैं उसे क्रमिक युग्म बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्रमिक युग्म भी, हमें लगता है आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो ये टॉपिक आप तीनों समझ गए तो आप संबंध और फलन समझने योग्य हो चुके हैं, मैं समझता हूँ। अगर आपको कहीं कुछ कोई भी डाउट होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में, रिलेशन के बारे में देखते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो पहले रिलेशन, रिलेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, संबंध, ठीक है, संबंध। संबंध क्या होता है, संबंध होता है किसी भी प्रकार का संबंध। जैसे हमारे पिताजी के भाई से संबंध, जी हाँ सही आपने सुना, ये एक प्रकार का रीजनिंग है। जो हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, संबंध और फलन, एक प्रकार की रीजनिंग है। समझ में आया, और कुछ नहीं है इसमें। हम केवल जितना ज़्यादा एक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, जितना हम अपना लॉजिक लगाएंगे, लॉजिकल मैथमेटिक्स है, जितना लॉजिक लगाएंगे उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लॉजिक नहीं लगाएंगे, बाकी दूसरे मैथमेटिक्स की तरह नहीं है ये कि आप बस एक बार समझ गए उसको आगे करते सॉल्व करते चले गए तो वो आपको हो जाएगा, नहीं हो पाएगा इस तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जगह छोटे छोटे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए ये देखते हैं रिलेशन संबंध क्या होता है। किसी भी प्रकार, जैसे मैं मान लीजिए किसी भी प्रकार का संबंध बोलूँ, जैसे y इक्वल टू, आप लोग क्लास 7th 8th 9th में पढ़ रहे हैं, x + 1, ये क्या है, y का x से संबंध है, y का x से संबंध है। कैसे संबंध है, x में 1 जोड़ेंगे तो y आ जाएगा, यही है y का x से संबंध है और कुछ नहीं है। जैसे मेरा किसी से कोई संबंध है, क्या संबंध है, यही है और कुछ नहीं है। जो आप जैसे इसका उससे ये रिलेशन है, उसका इससे वो रिलेशन है। अगर आपने कभी पढ़ किया होगा, कोई एग्जाम वगैरह दिए होंगे या फिर कोई रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन किया होगा तो उसमें मिला होगा इस तरीके का प्रश्न। यही है, x अगर हम x की वैल्यू रखें तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। x की वैल्यू अब 2 रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। एक प्रकार का क्या हो गया, ये पूरा सेट बनाएंगे। तो अगर आप मैपिंग कराएं 1 2 3, उसके बाद इधर रख दें 2 3 4, तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, ये क्या है, रिलेशन है। रिलेशन x 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। कैसे रिलेशन है कि 1 में 1 और जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 में 1 जोड़ रहे हैं 3 आ रहा है, 3 में, मतलब a x है, a y है, तो y बराबर क्या है, x + 1 है। देख लीजिए, आप सीधे देख रहे हैं, इसमें एक नंबर और जोड़ना है तो ये मिल रहा है। इसे आप सेट a बोल सकते हैं, इसे सेट b बोल सकते हैं। समझ में आया। तो देखिए इसी प्रकार से कई प्रकार के रिलेशन होते हैं जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फ्लो में आपको बता देते हैं। तीन प्रकार के मेनली रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं। समझ में आया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लेकिन हम उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके बारे में जरूर यहाँ पर बात करेंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डोमेन और रेंज और कोडोमेन के आप कुछ भी यहाँ पर नहीं समझ सकते, कुछ भी, जिसे बोलते हैं कुछ भी। मतलब रिलेशन ना तो समझ सकते हैं, ना तो फंक्शन समझ सकते हैं, ना कुछ भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, जिसका इमेज इसमें मिलता है दूसरे वाले सेट में है। अगर दो सेट के बीच में, दो सेट मतलब आपको हम बताए हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जो एक एक ऑब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स में, वो एलिमेंट होता है।
वो कलेक्शन जब एलिमेंट का कर लेंगे तो इसमें जैसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 इसमें है, तो ए एक सेट हो गया, एक सेट हो गया, ए सेट और बी सेट के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो ए जो है इसका इमेज जो होता है 1 क्या है, 1 का इमेज क्या है 2, 2 का इमेज क्या है 3, 3 का इमेज क्या है 4। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये रिलेशन है। समझ में आया? यही है। तो इसे जो है इसे बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसे? डोमेन। और इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। समझ में आया? और उसके बाद जिसके साथ इमेज होता है वो क्या होता है? आपका रेंज होता है। इसे हम फंक्शन बात करेंगे, जब फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा हम डीपली बात करेंगे। फंक्शन से पहले हमारे काम का डोमेन, रेंज और कोडोमेन अक्सर नहीं आएगा, हल्का फुल्का आएगा कहीं पर, तो मैं आपको बता दूंगा उसे। ठीक है, मेनली ये डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पूछा जाता है फंक्शन के क्वेश्चन में, तो वहां पर हम उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते समय डीपली बताएंगे। ठीक है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो अगर आपको मान लीजिए ए क्रॉस बी, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सीख गए, उसके बाद अगर मैं आपको कहीं पर पूछा गया सपोज दैट, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि ए जो है कोई सेट है, उसमें एलिमेंट कुछ है, हमें नहीं पता है, मान लीजिए 1 2 एलिमेंट है, बी है एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाए कि एन ए क्रॉस बी जो भी होगा तो क्या होगा, वो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में अच्छी तरीके से जानते हैं कि एन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं 2 हैं, इसमें कितने हैं, एन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए कितना है 2 है, एन बी कितना है, ये भी 2 है, तो एन ए क्रॉस बी कितना होगा 2 क्रॉस 2 4 होगा। समझ में आया? अगर इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे तो 3 क्रॉस 3 9 होगा। समझ में आया कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट टोटल बनेंगे? लेकिन आपको यहीं पर आपको निकालना होगा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब जो कार्तिक गुणनफल है, कार्तिक गुणनफल उसका उपसमुच्चय अगर निकालना होगा टोटल कितने होंगे, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो इसका फार्मूला आपका होता है, ये आपने पढ़ा है पावर सेट में, पावर सेट जो होता है वही होता है 2 के पावर एन ए क्रॉस बी डायरेक्ट। समझ में आया? ये फार्मूला याद रखिएगा 2n a क्रॉस बी। ये आपको रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम यूज करेंगे, आप उस समय ध्यान में रखिएगा। समझ में आया? ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो उप समुच्चय होता है कार्तिक गुणनफल का, उसका फार्मूला ए होता है। और एक इसमें इतने एलिमेंट हैं, ये सेट में आपको दिख रहा है 2, इसमें इतने हैं, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे कितने होगा 4 होगा। कैसे होगा? एन ए 2 है, एन बी 2 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन हम लोग सॉल्व करके देख भी सकते हैं, आइए देख लेते हैं ए क्रॉस बी का। आप चिंता मत करिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो सब कुछ बताऊंगा। 1 का x से रिलेशन है 1x, फिर 1 का y से 1y, उसके बाद 2 का x से 2x, उसके बाद 2 का y से 2y। कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4। समझ में आया? 4 एलिमेंट आए, मतलब ये कन्फर्म है आपको। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। हमें नहीं लगता है रिलेशन में कुछ बच रहा है, रिलेशन में मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपको एक रिलेशन का एग्जाम्पल भी दे दिया रिलेशन का, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दिया। हाँ, रिलेशन का मैं आपको डिफिनीशन थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, दो सेट है और ए और बी, और उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो जो रिलेशन होता है ए और बी के बीच में, जो रिलेशन होगा सेट ए और सेट बी के बीच में, दो एक सेट है ए एक सेट है बी, दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। मतलब ए क्रॉस बी मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट ही होगा रिलेशन। समझ में आया? तो ये संबंध जो है कार्तिक गुणनफल का क्या है? सबसेट है, उपसमुच्चय है। मतलब इसके जितने एलिमेंट रिलेशन में जितने एलिमेंट हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, वो कोई सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में रहेंगे। कोई ऐसा नहीं रहेगा रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट जो कि कार्तिक गुणनफल मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर रहेगा। सारे के सारे उसके अंदर बिलोंग करेंगे, मतलब सब इसी में रहेंगे, इसी में से सारे के सारे आएंगे। जितने जोड़ा बनेंगे इस तरीके से आप मैपिंग कराएंगे, सारे के सारे उसी में से रिलेशन बनेंगे, उससे कहीं बाहर नहीं होगा। इसी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, फंक्शन पर बात करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? हाँ, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है फलन,
हिंदी में, अभी परेशान मत होइएगा। फलन जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस का और टाइम का क्या है? फंक्शन है। क्यों? क्योंकि स्पीड किस पर डिपेंड है? टाइम पर डिपेंड है, डिस्टेंस पर डिपेंड है। अगर स्पीड टाइम और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा। मतलब जो चीज इंडिपेंडेंट है, अगर कोई किसी चीज पर डिपेंड है तो फंक्शन है उसका। मतलब अगर कोई भी किसी चीज पर डिपेंड है, जैसे मान लीजिए मिसाइल आप छोड़ रहे हो, टाइम पर डिपेंड है, बिल्कुल टाइम पर डिपेंड है, तो मिसाइल मतलब क्या है आपका? टाइम का फंक्शन है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे y इक्वल टू मैं बोल रहा हूं x² + 4, मतलब y क्या है? y किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है, मतलब y क्या है? x का फंक्शन है, मतलब फलन है। समझ में आया आपको? इसमें हमें नहीं लगता है कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है फलन। मतलब जो कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो होता है उसका फलन, सीधी सी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो रिलेशन का एक टाइप्स ही होता है। मतलब रिलेशन से ही फंक्शन बनते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, एक वर्ड में अगर कहना चाहें, कि जो सारे फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन जो हैं वो फंक्शन नहीं होते। सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। मतलब सारे, हिंदी के बच्चों के लिए, सारे जो फलन हैं वो संबंध होंगे, लेकिन सारे संबंध फलन नहीं होंगे। मतलब फलन एक स्पेशल है, संबंध का एक स्पेशल है, फंक्शन एक स्पेशल है रिलेशन का। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। इसका डिफिनीशन सबसे बेस्ट है, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सेट A है, दूसरा कोई सेट B है एंड सेट B, तो सेट ए का, पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा आपको, उसके बाद उसी से डिफिनीशन आपको बनाऊंगा। सेट ए है या सेट बी है? तो सेट ए का जितने एलिमेंट हैं सबका कोई ना कोई इमेज मतलब इससे किसी न किसी, सबका कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। ए का सबका संबंध बी में होना चाहिए, सबका कोई छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक और कंडीशन इसके साथ है कि कोई भी ऐसा ए में एलिमेंट ना आए जिसके क्या है कि बी में किसी दो के साथ संबंध हो। किसी दो के साथ संबंध ए के किसी एलिमेंट का नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसको मैं एग्जांपल के द्वारा और आपको ट्रिक के द्वारा भी अच्छी तरीके से याद कराऊंगा। देखिए कैसे नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हम आपको देखते हैं y = x + 2 कोई सेट लेते हैं, फंक्शन f(x) से हम डिनोट करते हैं, f(x) = y, y = x + 2। ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है? यहां पर हम x और y की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। आप निकाल लीजिए अच्छी तरीके से, इसको x और y लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, तो x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी बताइए? 2 होगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। समझ में आया? तो ये हो गया 0 1 2, उसके बाद इसमें हो गया 2 3 4 1, मान लीजिए इधर 5 है। ठीक है, यही 0 का संबंध किससे है? 0 का संबंध किससे है? 2 से है। 1 का संबंध किससे है? 3 से है। 2 का संबंध किससे है? 4 से है। समझ में आया? यही है फंक्शन। 0 का इमेज क्या है? इमेज मतलब हिंदी के बच्चे प्रतिबिंब। इमेज मतलब प्रतिबिंब। 0 की वैल्यू रख रहे हैं इस इक्वेशन में। ये फंक्शन है जो y, उसका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 1 का 3 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है। लेकिन देखिए 5 बच जा रहा है, इधर 1 बच जा रहा है, और इसमें एक भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जो कि बचे हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है फंक्शन का। ये है फंक्शन कि इसमें कोई भी इधर ऐसा एलिमेंट नहीं है, 0 1 2 में से कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जो कि जिसका इमेज बी में ना हो। सारे के सारे का बी में इमेज है, ठीक है, और किसी का डबल इमेज भी नहीं है। तो कहने का मतलब इसको आप लिख सकते हैं सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ एलिमेंट इन बी। समझ में आया? चलिए मतलब डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें, उसके बाद और आपको बताऊंगा, इससे बना सकते हैं सेट ए हैज मोस्ट मतलब जरूरी है, 1 एंड ओनली 1
इमेज इन बी। समझ में आया? जो सेट ए है उसका कोई ना कोई बी में एक इमेज होना चाहिए और केवल एक होना चाहिए, एक से अधिक भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब इसमें नहीं होना चाहिए बी में, ठीक है। और सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए। पहला हिंदी में लिख दे रहा हूं भाई, सबका होना चाहिए और एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जिसको जो भी समझना होगा लिखना होगा लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन के कुछ मैं बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, चलिए मैं आपको फटाफट जल्दी जल्दी मिटाते चलिए, जल्दी जल्दी लिखते चलिए, अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके बैठे रहिए, बिल्कुल भी दिमाग इधर उधर ना भटकाइए। तो चलिए, क्या है कि मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, बेस्ट ट्रिक। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इधर कौन है? द्रौपदी, ठीक है। युधिष्ठिर का किससे रिलेशन है? द्रौपदी से। भीम का किससे रिलेशन है? द्रौपदी से। अर्जुन का किससे रिलेशन है? द्रौपदी से। नकुल का किससे रिलेशन है? द्रौपदी से। सहदेव का किससे रिलेशन है? द्रौपदी से। सबका एक से रिलेशन है। तो ये क्या फंक्शन है? ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, ध्यान रखिए, आप महाभारत पढ़े हैं। तो ये फंक्शन है, बिल्कुल है। क्यों फंक्शन है ये? क्योंकि सबका द्रौपदी से रिलेशन है, देखिए, और सबकी एक एक इमेज है। युधिष्ठिर की इमेज कौन है? द्रौपदी। भीम की इमेज द्रौपदी, अर्जुन की इमेज द्रौपदी, सबकी इमेज द्रौपदी। लेकिन कोई ऐसा नहीं है इधर में जिसके दो इमेज हों। पहला कंडीशन, नहीं है इमेज इसमें दो किसी का भी, और इसमें कोई छूटा भी नहीं है, सबके इमेज हैं, मतलब ये फंक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ठीक है। सीता, मांडवी, उर्मिला, संघमित्रा। राम की पत्नी सीता, भरत की पत्नी मांडवी, लक्ष्मण का उर्मिला, शत्रुघ्न। ये भी फंक्शन है, सबके एक एक हैं, कोई छूटा भी नहीं, ठीक है, मतलब सब है, ये भी फंक्शन है। तीसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं हम, दशरथ जी को ले लीजिए, और इधर हैं आपके कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ठीक है। दशरथ का रिलेशन कौशल्या से, दशरथ का रिलेशन कैकेयी से, दशरथ का रिलेशन सुमित्रा से। ये फंक्शन है? फंक्शन है? आप बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इनके दशरथ जी के तीन इमेज हैं इमेज, लेकिन तीन इमेज हैं और एक ही केवल इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है रिलेशन सारे हैं, रिलेशन ए भी है, रिलेशन ए भी है, रिलेशन ए भी है, लेकिन फंक्शन सब नहीं है। फंक्शन ये नहीं है क्योंकि वो फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, फलन नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए, फंक्शन में मुझे नहीं लगता है कि आगे कुछ छूटा है। फंक्शन के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। रामायण महाभारत किसी भी तरीके से आप याद रखें, या पढ़ना मेन होता है किसी भी तरीके से, चाहे आप किसी भी तरीके से याद रखें। याद करने के आप कई ट्रिक्स अपने से भी बना सकते हैं, या फिर हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में ट्रिक्स कि कैसे याद करें। मैं आपको ज़बरदस्त बहुत अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए आगे मैं देखता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन क्या है, किस तरीके से फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन तो आप है, मान लीजिए क्लास 12 में पढ़ेंगे। वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव जिसे बोलते हैं, और ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव। टोटल वन ऑन टू दोनों होता है, उसे बोलते हैं सर्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, फंक्शन विद देयर ग्राफ, स्पेशल फंक्शन जो आपके IIT मेंस वगैरह और एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो मुझे बताना जरूरी है। थोड़ा सा NCERT में भी दिया हुआ है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे सब ध्यान दें। कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन पर हम बात कर रहे थे, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला जो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका पहला जो फंक्शन आता है वो आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी आप लोगों ने पहले ही नाम सुना होगा। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब जो सेम का सेम, खुद की पहचान, मतलब कोई फंक्शन जो खुद का संबंध खुद से रखता हो। fx = x, मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी रखें उसका वही वैल्यू आए, x की वैल्यू कुछ भी रखें y की वैल्यू वही आए। जैसे अगर हम इसको x और y का बनाएं तो 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे -1 रखेंगे -1 आएगा, 0 रखेंगे 0 आएगा। समझ में आया? ये होता है क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो क्या ग्राफ बनेगा? देख लीजिए, 0 रखें 0 आएगा, 1 रखें 1 आएगा, 2 रखें 2 आएगा, 3 रखें 3 आएगा, -1 रखें -1 आएगा, -2 रखें -2। इस तरीके से यानी ये क्या होगा?
ये ग्राफ बन गया, समझ में आया आइडेंटिटी फंक्शन का। इसे एक्स दे दीजिए, इसे वाई दे दीजिए, उसके बाद ये ओरिजिन हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। जो आप जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन यही होता है आइडेंटिटी फलन, समझ में आया बच्चों। उसके बाद दूसरे ग्राफ पर हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जो है आइडेंटिटी फंक्शन के बाद जो आता है कांस्टेंट फंक्शन आता है। कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अचर फलन। क्या बोलते हैं? अचर फलन। अचर फलन क्या होता है देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन होता है अचर फलन। अचर फलन होता है कि अगर हम कोई फिक्स जो भी फंक्शन की जो वैल्यू हो हमेशा फिक्स हो। एफ एक्स बराबर 3 हो सकता है, एफ एक्स बराबर 10 हो सकता है, या एफ एक्स बराबर ऐसा नहीं कि माइनस में नहीं हो सकता, आप ऐसा ना सोचें, -5 भी हो सकता है, समझ में आया, कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट मैं एफ एक्स बराबर 3 लेके चलता हूँ, मतलब क्या है x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूँ, x की वैल्यू ये y हो गया, ये y डैश हो गया, आपको पता होगा इसे पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, ये x हो गया आपका और ये x डैश हो गया और ये 0 हो गया। तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, 0 रखेंगे तो भी y की वैल्यू 3 आएगी, 1 रखेंगे तो भी y की वैल्यू 3, कुछ भी रखेंगे y की वैल्यू 3, -2 रखेंगे तो भी y की वैल्यू 3, -2 रखेंगे तो भी y की वैल्यू 3, यानी f(x) बराबर 3, मतलब हमेशा 3। जो भी फंक्शन की हम वैल्यू रखें, x की वैल्यू जो भी, मतलब भाई इनपुट में कुछ भी दें, आउटपुट की वैल्यू मेरा हमेशा क्या आएगा? 3 आएगा। क्या होता है फंक्शन में? यही तो होता है कि हम एक इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट जो देते हैं उसे हम डोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं बताइए? उसे बोलते हैं रेंज, समझ में आया? उसे बोलते हैं इमेज, जो कि कहां से मिलता है? कोडोमेन से हमें मिलता है, समझ में आया? आपको हमने बताया था, फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 2 3 और यहाँ था 3 4 5 6। तो मान लीजिए 1 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन है 4 से, 3 का रिलेशन है 5 से। तो 1 2 3 जो है यहाँ पर 1 2 3 ये क्या है? डोमेन है। क्यों? क्योंकि हम इनपुट में दे रहे हैं, यहाँ ये सेट से हम दे रहे हैं, यही है x और y क्या है मेरा? b क्या है? 3 4 5। हमें जो मिल रहा है 3 4 और 5 हमें जो मिल रहा है किसी भी तरीके से, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है आप खुद भी निकाल सकते हैं। हमें तो दिख रहा है y = x + 2 रिलेशन दिख रहा है यही, और जो ये 6 बच रहा है, अगर आप इसको 3 4 5 आपका क्या हो गया? 3 4 5 जो है रेंज है। रेंज क्यों है ये? क्योंकि जो इमेज हम दे इमेज है, ये इमेज जो डोमेन दे रहे हैं, ये वैल्यू आ रही है b से, तो ये मेरा रेंज है। और जो पूरा का पूरा b के अंदर है, जो पूरा का पूरा वो 3 4 5 6 ये क्या है? कोडोमेन है। क्या है बच्चों? कोडोमेन। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन भी आता है कि क्या है कि जो ये होता है रेंज होता है, वो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर भी हो सकता है। और अगर बराबर मतलब रेंज जितने डोमेन हम दे रहे हैं उसके सारे के सारे मतलब कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं सबके साथ इमेज है, सबके साथ रिलेशन है, तो वो कोड क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? रेंज बराबर कोडोमेन। लेकिन मेनली रेंज जो है वो लेस देन या इक्वल टू कोडोमेन होगा। या फिर आप एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रेंज जो है, इसको लिखते चलिएगा, रेंज जो है वो सबसे टॉप कोडोमेन होगा। क्या होगा? सबसे टॉप कोडोमेन। रेंज जो है वो सबसे टॉप कोडोमेन होगा। समझ में आया? कांस्टेंट फंक्शन का हम ग्राफ भी आपको बता दिए हैं, ये f(x) = 3 मतलब, या फिर कुछ भी, जब f(x) = -5 है तो यहाँ ग्राफ बन जाएगा। समझ में आया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया आपका ये कांस्टेंट फंक्शन। हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन मिटाए तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए। जो रेंज होता है इसे रेंज = कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ लेस देन = कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या होता है? ये कोडोमेन होता है, ये सॉरी डोमेन होता है, ये पूरा पूरा जो होता है कोडोमेन होता है। जो इसके साथ इमेज बना रहा है वो रेंज होता है। समझ में आया? रेंज और डोमेन और कोडोमेन, समझ में आया? तो आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो था वो अचर फलन था, ये तो हमारा हो गया। अगला टॉपिक अब आपका आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है थोड़ा सा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल का आप जनरल टर्म भी जानते हैं, a0 x⁻0 + a1 x⁻1 + a2 x⁻2 ... क्या होता है? an x⁻n होता है, यही होता है ना। उससे पहले क्या आएगा? an x⁻n-1 यही आएगा। जहां पर a0 a1 ... an कहाँ आएगा? रियल नंबर के अंदर आएगा। और जो होगा इसके पावर में जो होगा x⁻0 इंटीजर होगा। सीधी सी बात है। इस प्रॉपर्टी को जो फॉलो करता है, इस जनरल टर्म को जो फॉलो करता है पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जो फॉलो नहीं करता है पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है। सीधी सी बात है, बाकी एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। और इसका ग्राफ बनाने के लिए y = जैसे x + 3 है, ये क्या है? ये रेखीय समीकरण है।
ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये क्या है? द्विघात समीकरण है, रेखीय बहुपद और ये द्विघात बहुपद, इस तरीके से जिसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से आप जानते हैं। तो इन सब का ग्राफ अगर बनाना है, मान लीजिए जैसे मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ही ग्राफ बनाऊं, तो कैसे आप ग्राफ बनाइए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। इसका हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, x की वैल्यू हम माइनस में रखें तो भी y की वैल्यू प्लस में आएगी, x की वैल्यू प्लस में रखें तो भी y की वैल्यू प्लस में आएगी, x की वैल्यू 0 रखें तो भी थोड़ा ऊपर से जाएगा। मतलब ये अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है और इसका ग्राफ बनाना है, दोनों को हम, अच्छा इंटरेस्टिंग है इसका और इसका, मैं चेक करके बताता हूँ। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पहले x की वैल्यू हम 0 रखें, y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यहीं x की वैल्यू -1 रखें, y की वैल्यू कितना होगी? कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, s की वैल्यू हम 2 रखते हैं, y की वैल्यू यहाँ चला जाएगा। और इसी तरीके से इधर भी -1 में वही होगा, ये 4 चला जाएगा। मतलब इस तरीके से आपका ग्राफ चला जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो, वो क्या होगा? ऊपर से ही जाएगा। समझ में आया? ये आपका ग्राफ हो गया, यही हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। इस तरीके से बाकी पॉलिनोमियल के भी ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद फलन होता है। समझ में आया? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। आप जो एक्स वाई निकालते हैं, यही एक्स वाई आपको निकाल के इसी तरीके से जो इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट है, डोमेन है, ये क्या है? रेंज है जो आ रहा है। समझ में आया? उसी तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन आपका बहुपद फलन हो गया। बहुपद फलन के बाद अगला जो आपका फलन आता है वो कौन सा आता है? वो आता है इंपॉर्टेंट एक फलन आता है, मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन आता है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? देखिए, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का डिफिनीशन अगर आपको पता होगा तभी मॉडुलस फंक्शन समझ में आएगा। मॉड एक्स का आपको डिफिनीशन नहीं पता है तो आपको मॉडुलस फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मॉड एक्स का डिफिनीशन क्या होता है? मॉड एक्स बराबर जो होता है वो एक्स होता है। कब होता है? कब होता है अभी बताइए? जब एक्स इज ग्रेटर देन x होता है, जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। और मॉड x बराबर क्या होता है? -x होता है जब क्या होता है? x इज लेस देन 0 होता है। समझ में आया ये चीज? मॉड x इज इक्वल टू, जब मॉड x कब होगा? x होगा, मतलब मॉड से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। कब निकलेगी? कब निकलेगी? जब x जो है इसके अंदर, मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है? 0 से बड़ा है। इसका मतलब 0 से बड़ा है। जैसे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 10 ये सब रहेगा इसके अंदर तो x निकलेगा। और मॉड x में क्या होगा? इसका माइनस वैल्यू होगी। कब लिखेंगे माइनस वैल्यू? जब 0 x जो है इसके अंदर 0 से छोटा है तो -x निकलेगा। क्यों ऐसा होता है? इसको आज हम लोग थोड़ा आपको इसको भी बता देते हैं। तो देखिए, जैसे आप मॉड के अंदर -10 रखते हैं, मॉड के अंदर -10 रखते हैं और आप भली भांति जानते हैं मॉड के अंदर कुछ भी रहता है तो प्लस में आता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्यों होता है, ये सब एडवांस लेवल में है। लेकिन -10 रखते हैं तो इसी से ये डिफिनीशन बनता है। तो -10 आता है, आप लास्ट में जानते हैं इसकी वैल्यू 10 आती है। तो क्यों आती है? इसी से डिफिनीशन बना है। क्योंकि माइनस तो ये पहले से हो गया, आप जानते हैं मॉड एक्स की वैल्यू ये लेस देन 0 से छोटा है, ये जो अंदर रखा हुआ है। तो ये इसकी डिफिनीशन बनेगा -x। और -x मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस, और x की वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं? यहाँ x तो है -10, x है -10, मतलब -10 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10। समझ में आया? ये माइनस माइनस हो गया +10। तो ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से मुझे लगता है। तो ये उसके बाद फिर x बराबर जैसे आप रखते हैं 12 रख रहे हैं मॉड के अंदर 12, तो मॉड के अंदर 12 तो 12 भी आ रहा है। मॉड के अंदर आप रख रहे हैं मान के चलिए -5, तो माइनस तो ये -5 हो जाएगा क्योंकि x है -5, तो माइनस माइनस प्लस करके 5 हो गया। मतलब मॉड का फंक्शन, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। लेकिन अगर मॉड 0 लिखे तो मॉड +0 या -0 मतलब वही है, मॉड 0 की वैल्यू 0। मतलब इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं अच्छी तरीके से। मॉड की वैल्यू हमेशा 0 या पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें तो आप किस तरीके से बनाएंगे? आपको डिफिनीशन ए लिख लीजिए। समझ में आया? उसके बाद इसे मैं मिटा रहा हूँ। ये मॉड का आप ग्राफ बनाना चाहें तो मॉड का ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए, ये मॉड का ग्राफ ऐसे बनाएंगे। ये समझ में आया? ये आप जानते हैं y, ये जानते हैं x, ये बार मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये मतलब x की वैल्यू आप, y की वैल्यू देखिए हमेशा पॉजिटिव है, x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखें 1 तो भी 1, 2 2 3 3 4 4 5, -1 तो भी 1
-2 -3 मतलब हमेशा पॉजिटिव जाएगी। समझ में आया? और कुछ भी नहीं है। आप एक्स वाई की वैल्यू इस तरीके से जैसे पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं उस तरीके से निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद अगला मैं देखता हूँ मॉडुलस फंक्शन के बाद आपका जो अगला फंक्शन आता है, मॉडुलस फंक्शन के बाद जो आपका अगला फंक्शन आता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे हम बोलते हैं GIF। GIF क्या होता है? GIF यही होता है कि वो फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब वो फलन, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। हिंदी वाले बच्चे, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, फंक्शन मतलब फलन। वो संख्या जैसे हम इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, इस ब्रैकेट में, ये कैपिटल ब्रैकेट है सबसे बड़ा वाला, बड़ा कोष्टक में, तो इसमें जो रखते हैं वो वैल्यू आपकी वो इंटीजर होनी चाहिए जो कि वो इंटीजर, वो सबसे बड़ा इंटीजर जो सबसे बड़ा हो लेकिन इस संख्या से बड़ा ना हो, इस नंबर से बड़ा ना हो। जैसे अगर आप इसके वो 2.5 रखेंगे तो 2.5 वो सबसे बड़ा इंटीजर जो कि सबसे बड़ा हो लेकिन 2.5 से बड़ा ना हो तो क्या होगा बताइए? 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 3? क्योंकि 3 तो बड़ा हो जा रहा है ना, 3 इससे बड़ा हो जा रहा है, इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा इंटीजर हो लेकिन इससे बड़ा ना हो तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 क्या होगा? 1 तो छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा नहीं है, 2 बड़ा है। समझ में आया? इसी तरीके से अगर आप रखें -2.3, अब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब और इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए तो क्या होगा बताइए? -2 ये से बड़ा हो जाएगा यानी -3। समझ में आया? ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे तो क्या होगा बच्चा? देखिए ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो इसका ग्राफ देखिए 0 रखेंगे, आप चेक कर लीजिए, 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे, बीच में कुछ भी रखेंगे तो वो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा? 0.9 तक क्या होगा? 0 ही होगा। आप जानते हैं, मतलब ये 0 पहले होगा, फिर उसके बाद यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से 2 स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से 3 स्टार्ट होगा, फिर 3 तक जाएगा। मतलब y की वैल्यू कुछ दूर तक आपकी कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया? वो तो समझ में आ रहा है। y की वैल्यू यही होता है ना, y = fx = mod x, fx = सॉरी मॉड नहीं, ब्रैकेट बड़ा कोष्टक x, यही होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ अगर 0.5 रखेंगे तो भी क्या होगा? y की वैल्यू 0 ही होगा। उसके बाद मान लीजिए 1.5 रख रहे हैं तो 1 होगा, 1.9 रख रहे हैं तो भी 1 होगा, 1 पॉइंट जैसे ही फिर 2 में गए, फिर यहाँ चला गया, यहाँ से फिर यहाँ चला गया। इसी तरीके से माइनस में भी इसका ग्राफ कैसे होगा? यहाँ से यहाँ तक ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे होगा। इस तरीके से सीढ़ी टाइप का बनेगा। समझ में आया? ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, आप चेक कर लीजिए। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ सकते हैं तो इसके ग्राफ को भी बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं 2.5 लिया तो 2.5 के केस में क्या होगा? x की वैल्यू आप क्या लिए? 2.5 लिए, तो 2.5 लेंगे तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा, 2.9 लेंगे तो भी 2 ही होगा, 2.2 लेंगे तो भी 2 ही होगा। तो इसीलिए इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। समझ में आया? कि इसीलिए y की वैल्यू कुछ दूर तक कांस्टेंट जा रही है, उसके बाद ऑटोमेटिक छलांग मार रही है। समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन के बाद कोई आपका फंक्शन तो हमें नहीं लग रहा है कि बच रहा है, ठीक है। तो क्या है रेशनल फंक्शन? तो रेशनल फंक्शन क्या है? रेशनल फंक्शन आप जानते हैं f(x/gx) के फॉर्म में जो रेशनल कोई चीज रेशनल नंबर होता है जहां पर gx = 0 है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप कुछ लिखेंगे, अगर कुछ अपन समथिंग अपन 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड फाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए तो मीन्स हम डोमेन में कुछ भी रख सकते हैं, x -0 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? r, मतलब r 0 को छोड़ करके x की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह पे। समझ में आया? यही रेशनल फंक्शन। इसका एग्जांपल हो गया f(x) = 1/x भी आप रेशनल फंक्शन का ले सकते हैं। इसका ग्राफ जो बनेगा इस तरीके से बन जाएगा। बाकी जितने रेशनल नंबर है सब रेशनल फंक्शन है, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। रेशनल फंक्शन भी आपका हो गया, मुझे लगता है समझ में आया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या बच्चों, रेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या। उसके बाद मैं डायरेक्ट चलता हूँ, मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि आपका छूटा हुआ है। अगर कोई चीज़ छूटा होगा तो मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन कराते समय जरूर उसको बताऊंगा, मुझे अगर याद आएगा तो। उसके बाद मैं चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पर,
ठीक है। तो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी पर देखते हैं। एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन पेपर बुक मेरे हाथ में है, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन वाइज जो पेज नंबर है आपका 33। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चे ध्यान में रखें। मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, x/3। आप ध्यान दीजिए, x/3 + 1 कॉमा y-2/3 = 5/3 कॉमा 1/3 ब्रैकेट में दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y दिया हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं मतलब उनके एलिमेंट भी आपस में एक दूसरे से इक्वल हैं। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पहले एलिमेंट के बराबर है, दूसरे सेट में जो पहला एलिमेंट है। 2.1 पर चलते हैं। अब सारे बच्चे ध्यान रखें, एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे, ठीक है। आप उसको थोड़ा ध्यान से पिछला वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, आगे पीछे स्किप करके इधर उधर देख सकते हैं आप। अगर आपको कहीं दिखाई ना दे रहा होगा तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। वैसे आगे पीछे आप इधर उधर करके देखेंगे तो दिख जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपका पहला जो है ये क्या है क्वेश्चन, जो दो दिया हुआ है सेट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और दोनों को बोला है इक्वल साइन दिया हुआ है और बोला है कि x और y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे, क्वेश्चन आप अपने बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ दो ऑर्डर्ड पेयर, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हैं, अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर दिए हुए हैं तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर का बराबर होगा, इक्वल के इस साइड इक्वल के इस साइड, दूसरा दूसरे के साथ बराबर होगा। जैसे अगर मान लीजिए x और y बराबर है a b के साथ, तो क्या होगा, x बराबर होगा a के साथ, y बराबर होगा b के साथ। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो जो क्वेश्चन है अब उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा। इसको मिटा देता हूँ तो देखिए कैसे होगा। पहला क्वेश्चन x/3 + 1, उसके बाद कामा y-2/3 इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 5/3 कामा 1/3, यही है ना? ठीक है, आपको और x और y की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो ध्यान दीजिए, ये पहला वाला एलिमेंट पहले वाले इस एलिमेंट के साथ बराबर होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ बराबर होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर पेयर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब इस तरीके से होता है, पहला वाला इक्वल के इस साइड, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी इक्वल होते हैं जब उनके दोनों एलिमेंट दोनों साइड के ऑर्डर पेयर वाले बराबर होते हैं। तो देखिए x/3 + 1, x/3 + 1 = 5/3 होगा, यानी x/3 = क्या हो जाएगा 5/3 - 1 हो जाएगा। x/3 बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या होगा 3/3 मीन्स ये कट जाएगा 2। x बराबर आपका आ गया 2, y बराबर इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं y-2/3 = किसके बराबर होगा 1/3 के बराबर होगा। उसके बाद क्या होगा y बराबर 1/3 प्लस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा 3/3 दैट इज 1, y बराबर 1 मीन्स इसके आंसर 2 और 1 होगा। x बराबर 2 y बराबर 1। समझ में आया? ये पहला वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द सेट A है 3 एलिमेंट एंड द सेट B दिया हुआ है 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B, यही बोला है। समझ में आया? मैं क्वेश्चन पढ़ दिया, एक बार आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, ए में जो दिया हुआ है 3 एलिमेंट दिया हुआ है, 3 एलिमेंट दिया हुआ है, तब कोई भी 3 एलिमेंट मान सकते हैं। मान लीजिए x है, y है, z है, सपोज दैट। उसके बाद आप इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं कि इस तरीके से सपोज कर लिया जाता है। b = 3 4 5 दिया हुआ है आपको, ठीक है। देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, आपको बोला है NA बराबर आपको दिया हुआ है 3। पहले क्वेश्चन में गिवन लिख लिया कीजिए, फिर आपको फाइंड क्या करना है वो। NA बराबर आपको कितना दिया हुआ है 3, NB बराबर आपको कितना दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 3। तो NA क्रॉस B आपको निकालना है, ये निकालना है। तो NA क्रॉस B का मैंने फार्मूला डायरेक्ट बताया था कि दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3 दैट इज कितना हो जाएगा 9, यही हो गया आंसर। आप इसको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं x का 3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा x3, उसके बाद x का 4 के साथ, ये हो जाएगा x4, ये x का 5 के साथ x5, y का 3 के साथ y3, y के साथ 4 का y4, y5, z3, z4, z5। समझ में आया? यही आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मैं आपका कम समय क्यों ले रहा हूँ, आप बात ही ध्यान से समझिए।
क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप अपने सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो अच्छी तरीके से समझें और क्लियर कर लें। जी बराबर आपको दिया हुआ है 7 और 8 और एच बराबर आपको दिया हुआ है 5 4 2 कॉमा के फॉर्म में है, और आपको ये क्या करना है, जी क्रॉस एच निकालना है एंड एच क्रॉस जी निकालना है, यही करना है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले जी क्रॉस एच निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहले जी के एलिमेंट ले लीजिए आप। जी के एलिमेंट क्या लिखेंगे 7 8, उसके बाद क्रॉस। एच के एलिमेंट क्या है 5 4 2, उसके बाद 7 का 5 के साथ, तो 7 5 मैपिंग हो जाएगा ऑर्डर पेयर मल्टीप्लिकेशन। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ, फिर 8 का 5 के साथ, उसके बाद 8 का 4 के साथ, उसके बाद 8 का 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से जी क्रॉस एच निकाला मैं, आप एच क्रॉस जी, ये मैं आपको काम दे रहा हूँ निकालने के लिए। ठीक है, एच क्रॉस जी आप निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। आपको करेक्ट लिखना है स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो पी बराबर दिया हुआ है आपको एन एम कॉमा एन। पी बराबर आपको क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एम कॉमा एन। आपको क्या दिया हुआ है, क्यू बराबर दिया हुआ है एन कॉमा एम, एन कॉमा एम दिया हुआ है। तो आपको पी क्रॉस क्यू निकालना है। पी क्रॉस क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले का आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ये मान लीजिए एम और एन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है एन और एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और आपको क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट भी इन्होंने दे रखा है एम कॉमा एन और एन कॉमा एम। तो ये होगा या नहीं होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सीधी सी बात है। आप बताइए आंसर क्या होगा। केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 4 एलिमेंट आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इन्होंने 2 दे के रखा है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमें करेक्ट करना है, तो करेक्ट कर देते हैं। एम के साथ एन का रिलेशन, एम के साथ एम का रिलेशन, एन के साथ एन का रिलेशन, एन के साथ एम का रिलेशन, मतलब क्या हो गया एम एन, उसके बाद एम एम, उसके बाद एन एन, उसके बाद एन और एम। ठीक है, यही हो गया, मतलब यही स्टेटमेंट सही हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं पढ़ लिया क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड पार्ट इसके चलते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका, इसका थर्ड पार्ट, तो इसके थर्ड पार्ट पर चलेंगे। तो ये आपको दिया हुआ है ए बराबर 1 2, बी बराबर 3 4। आपको निकालना क्या है, लिखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। ये निकालने के लिए बराबर 5 आपको प्रूव करना है, दिखाना है। तो ये आप ध्यान में रखिए, बी इंटरसेक्शन 5 का किसी भी, 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी अगर इंटरसेक्शन कराएंगे, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट 5 मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके साथ किसी का एलिमेंट कॉमन क्या होगा बताइए आप, कुछ नहीं होगा, मतलब कॉमन कुछ नहीं है। बी इंटरसेक्शन 5 मतलब 5, मतलब ए क्रॉस 5, और ए और 5 का मतलब खाली के साथ गुणा करेंगे कितना होगा, 5 होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। तो बेसिक सा है, सेट कर आपको आता है तो ये सब भी आएगा। समझ में आया, तो ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 बराबर दिया हुआ है -1 1, तो फाइंड आपको ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, ए दिया हुआ है आपको -1 1, तो ए क्रॉस ए 3 बार इसका प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सब क्वेश्चन है, आप बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कुछ नहीं है। आप अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए, अगर नहीं समझे तो पिछले वाले इसमें जाइए या फिर अभी भी समझने का प्रयास करिए। मैं बार बार हिंट कर रहा हूँ। ए आपको दिया हुआ है तो ए क्रॉस ए निकालना है। ए क्रॉस ए दिया हुआ है तो आपको ए लिख लीजिए -1 1, उसके बाद क्रॉस लगाइए, फिर ए लिख लीजिए -1 1 यहाँ से उठा के, फिर उसके बाद प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट कैसे करना है, मैपिंग करा दीजिए। मैपिंग कैसे कराना है मैं आपको बताया, फिर से करा लीजिए आप उसी तरीके से। उसका देखिए -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -1 -1, उसके बाद -1 1, उसके बाद 1 -1, उसके बाद 1 1, ए हो गया। और इसके साथ आपको क्या है, ए क्या है, ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए है। अब इसके साथ फिर से एक बार ए का प्रोडक्ट करना है, तब आपका आ जाएगा क्या,
इसके साथ ए का प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपका जाएगा ए क्रॉस ए, ये आ जाएगा। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से ए लिख लीजिए इसके साथ, तो इसके साथ ए क्रॉस का प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स आप फिर से लिख लीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। -1 -1 1, ये डॉट 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 आप इसी को समझ लीजिएगा। और ए है, ए बराबर आपका है -1 और 1, ठीक है। और ए जो है आपका यही ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ। समझ में आया? तो पहले -1 उसके बाद -1 हो जाएगा, उसके बाद -1 फिर -1 1 है यहाँ पर 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 -1 हो जाएगा, उसके बाद 1 -1 हो जाएगा, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 हो जाएगा, उसके बाद -1 1 हो जाएगा, उसके बाद इसके साथ 1 -1 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। 9 देखिए एलिमेंट आ गए 9, क्यों? क्योंकि गिन लीजिए, सॉरी कितने आए, 1 2 3 4, फिर इसमें 2 थे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, सॉरी 9 नहीं 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तीनों प्रोडक्ट में अच्छी तरीके से समझा भी दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 देखता हूँ, ए क्रॉस बी बराबर दिया हुआ है, ए भी निकालना है, तो ए क्रॉस बी बराबर दिया हुआ है, इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको। ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है तो आपको निकालना है, ए क्रॉस बी कितना दिया हुआ है, ए भी निकालना है, ए एक्स दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, बी एक्स दिया हुआ है, उसके बाद आपको बी वाई दिया हुआ है। तो ये आपको निकालना है, ए और बी निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि पहला मैं बताया था, पहला जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है वो ए के अंदर आएगा, दूसरा वाला जो एलिमेंट है बी के अंदर आएगा, मैं आपको कई बार बताया। तो ए जो है, ए के अंदर कौन कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, क्योंकि यहाँ से ए आएगा और यहाँ से फिर बी के अंदर एक्स वाई है, दूसरे वाले सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, तो एक्स वाई आएगा, हो गया इस तरीके का। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7 मैं अभी जस्ट किया, उसी तरीके का क्वेश्चन है। आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी इंटरसेक्शन सी अब जब आप निकालेंगे तो बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 1 2 3 4, फिर सी का एलिमेंट जो है 5 6 है। तो जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया 5, तो ए क्रॉस 5 बराबर 5 हो जाएगा। इधर भी आप जब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, मैं कंफर्म करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 1 2 दिया हुआ है, ए बराबर बी बराबर दिया हुआ है 3 4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल हैव ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट, इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूं, वैसे मैं इस तरीके का भी बताया हूं आपको क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ए में आपको दिया हुआ है 1 2 और बी में दिया हुआ है आपका, बी में आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, तो आपको दिया निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। तो आपको निकालना है सबसेट। तो सबसेट में बताया था कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट होंगे ये आपको निकालना होता है। तो क्या होना है, तो होता है फॉर्मूला डायरेक्ट 2 के पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हुए, 1 2 3 4, मतलब 2 के पावर कितने हो गए, 4, 2 के पावर 4 मतलब कितना हो गया, 16 यार, समझ में आया। 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एन ए बराबर दिया हुआ है, एन बी बराबर दिया हुआ है, x1 y2 z1 दिया हुआ है, तो ए भी निकालना है। सेम इसी तरीके से मैं क्वेश्चन अभी जस्ट कराया पीछे, आप 9 अपने से करिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा कुछ बच्चे फंस जाते हैं, मैं इसको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप ए क्रॉस ए में जो आपको दिया हुआ है बोला है 9 एलिमेंट है, ठीक है, और जो है वो आर फाउंड, जिसमें से कुछ एलिमेंट इन्होंने पाया है 9 एलिमेंट में से -1 0 और 0 1 पाया है। तो इनका कहना है कि सेट ए, आप बताइए सेट ए बताइए और बताइए ए क्रॉस ए के बाकी जितने एलिमेंट बचे हैं वो बताइए। तो ये मैं आपको बताया था कि जो
ए जो है ए में ए का ए से ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब ए जो एलिमेंट होगा ए का होगा, ए एलिमेंट ए का होगा, ए भी एलिमेंट ए का होगा, ए भी एलिमेंट ए का होगा। तो कौन कौन एलिमेंट होगा, सीधी बात है, -1 ए का एलिमेंट होगा, 0 भी ए का एलिमेंट होगा, फिर 1 भी ए का एलिमेंट होगा, मतलब ए हो जाएगा। उसके बाद ए का, क्यों, क्योंकि दोनों ए का ए से ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, खुद का खुद से प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया ये अच्छी तरीके से। फिर ए क्रॉस ए निकालना है तो इसका इसी से प्रोडक्ट कर देंगे, -1 0 1, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 3 3 9। तो एक्सरसाइज ये मेरे तरफ से खत्म हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो जरूर हमसे पूछिएगा। एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 है जो है वो रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे इसमें कार्टेशियन रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। रिलेशन एक प्रकार का फलन होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, जो क्या होता है जिसमें हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना होता है। डोमेन कोडोमेन मैं आपको बताया हूं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड आप लिखते रहिएगा। लेट ए बराबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 2 डॉट 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 कहाँ तक दिया हुआ है, 14 तक दिया हुआ है। उसके बाद रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है। क्या रिलेशन डिफाइन किया गया है, ए से ए पर ही रिलेशन डिफाइन किया गया है। बाई किससे डिफाइन किया गया है, आर बराबर से, आर क्या है, एक्स कामा वाई है ड्रेस। उसके बाद 3x - y बराबर 0 आपको दिया हुआ है। और जो है एक्स वाई वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। समझ में आया, डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक, तो ये क्या है, 3x - y बराबर 0 दिया हुआ है, यानी x बराबर आप कुछ भी लिखेंगे, x और y की वैल्यू जो भी रखेंगे, x क्या है डोमेन है, y क्या है आपका रेंज है, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए। यही है रिलेशन, दोनों डिफाइन किया गया है। मतलब क्या है, 3x - y बराबर आपको 0 दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं 3x बराबर y, मतलब y बराबर क्या है 3x आपको दिया हुआ है। मतलब x की वैल्यू y किस पर डिपेंड है, y एक प्रकार का क्या है रिलेशन है जो कि 3x पर डिपेंड है। तो x की वैल्यू और आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज यहाँ पर निकालना है। और कोई कंडीशन यहाँ पर हमें नहीं लगता दिया हुआ है, 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू आप निकालने जानते हैं, x की वैल्यू रखते चलिए, y की वैल्यू आपको निकलती चलिए। तो x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। x की वैल्यू आप 2 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और x की वैल्यू 3 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। x की वैल्यू 4 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। x की वैल्यू 5 रख देंगे तो बाहर निकल जाएगा इस a से। और a जो है रिलेशन डिफाइन किया गया है a से a के बीच में। तो जो एलिमेंट आना चाहिए सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट, मतलब डोमेन और किसके, कोडोमेन के जो एलिमेंट 1 से 14 के बीच में आना चाहिए। रेंज के जो भी एलिमेंट है 1 से 14 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि कोडोमेन के आएंगे तो रेंज के भी उसी में के बीच में आना चाहिए। तो क्या हो गया, यही हो गया। तो ये आपका रिलेशन बन गया, यही है आपका रिलेशन। समझ में आया, इसमें रखते चलेगा, ये मिलिए आपको। तो ये जो पहली एलिमेंट है ये क्या है, डोमेन है। दूसरे वाले जो एलिमेंट हैं ये क्या है, रेंज है। बाकी ये पूरा क्या है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन भी है और क्या है, डोमेन भी है। समझ में आया। तो इसका क्या हो गया, अगर आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है तो यही हो गया, आप समझ गए। कोडोमेन ये पूरा हो गया और रेंज क्या हो गया इसका, 3 6 9 12 और डोमेन हो गया। उसके बाद समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.2 के सेकेंड पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया है। आर रिलेशन है x कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, x इज नेचुरल नंबर। तो इसका आप डायरेक्ट पिछले की तरह है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट, जिस तरीके से सेट को हम 2 फॉर्म में लिखते हैं उसी तरीके से हम रिलेशन को भी 2 फॉर्म में लिखते हैं। क्या क्या है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं। सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट जिस तरीके से ऑर्डर पेयर होता है उस तरीके से लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं। समझ में आया बच्चों। उसके बाद चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको y बराबर x + 5 दिया हुआ है। x जो है नेचुरल नंबर लेस देन 4 है। तो यानी क्या क्या रखेंगे, x के ऊपर 1 2 3 रखेंगे। तो यानी 1 के साथ किसका 1 और क्या ऑर्डर पेयर बन गया, 1 6 बन गया, 2 7 बन गया, 3 8 बन गया। हो गया यही आपका आंसर। समझ में आया। ये आप अपने से करिएगा, प्रयास करिएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑड होगा। और ऑड होगा मतलब क्या होगा, 1 4 हो जाएगा, 2 6 2 का किसके साथ हो जाएगा, 9 के साथ हो जाएगा, 3 का 4 के साथ हो जाएगा, फिर 3 का 6 के साथ हो जाएगा, फिर उसी तरीके से 5 का 6 के साथ हो जाएगा, 5 का 9 के। इस तरीके से आप करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर है, जो
डिफरेंस ऑड आ रहा है, वो इसका रिलेशन बन गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 हम पर डायरेक्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आपको फिगर दिया हुआ है 2.7 5 शोज अ रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन रेंज लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और उसके बाद रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, डोमेन रेंज लिखेंगे। तो डोमेन रेंज तो इसका सीधी सी बात आपको समझ में आ रहा है, डोमेन क्या हो जाएगा 5 6 7 और रेंज क्या हो जाएगा 3 4 5। और उसके बाद इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P से आपका रिलेशन डिफाइन किया गया है Q में, यानी PRQ। उसके बाद जो आपका ये रिलेशन होगा इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका x कामा वाई सच दैट y माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 2, जहाँ पर x क्या है 5 6 7 हो गया बस, और कुछ नहीं। आप रख के देख लीजिए, यही आएगा आपका आंसर। और उसके फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 5 कामा 3 फिर 6 कामा 4 उसके बाद 7 कामा 5, यही हो गया आपका आंसर। और ये जो है 5 6 7 ये क्या हो गया आपका डोमेन हो गया, 3 4 5 क्या हो गया आपका रेंज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। लेट ए बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 6, आर बराबर रिलेशन डिफाइन किया गया है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और जो है डिविजिबल होना चाहिए, तो डिविजिबल 1 सबसे डिविजिबल है आप जानते हैं। फिर 2 किससे डिविजिबल है 2 है, 4 से डिविजिबल 6 से डिविजिबल, 3 किससे है 6 से डिविजिबल। इस तरीके से आप इसको खुद से कर लेंगे, हमें पता है। और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चन है, x प्लस 5 और आपको x की वैल्यू जो है 0 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है x प्लस 5, तो x की जगह पर 0 1 2 3 4 5 लिखना है। तो 1 तो क्या बनेगा 1 1 प्लस 5 2, फिर 0 रखेंगे 0 0 प्लस 5 2 2 प्लस 5। इस तरीके से तो रिलेशन डायरेक्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है, देख लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द रिलेशन आर जो है x कॉमा एक्स क्यूब एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन इन रोस्टर फॉर्म। जो रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है ए x कॉमा एक्स क्यूब, ठीक है। उसके साथ दैट x जो है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है जो कि लेस देन कितना है 10 है। समझ में आया? और इसको किस में लिखना है हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बस हो गया। कौन कौन आएगा प्राइम नंबर जो लेस देन 10 है, प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन है 2 है 3 है 5 है 7 है, यही रिलेशन। ये हो गया आपका y बराबर एक्स क्यू आपको लिखना है और x क्या है a है 2 3 5 7, ठीक है। तो x बराबर 2 रखिए तो क्या होगा x बराबर रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, रोस्टर फॉर्म मतलब डायरेक्ट 2 रखेंगे तो 2 क्या होगा 2 क्यूब मतलब क्या होगा 8 होगा। फिर 3 रखिए 3 क्यूब क्या होगा 27 होगा। फिर क्या रखेंगे 5 क्यूब कितना होगा 125 होगा। उसके बाद 7 क्यूब, तो 7 क्यूब रखेंगे तो कितना होगा 243 होगा, ठीक है। यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट y इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर यही तो दिया हुआ है y बराबर एक्स क्यूब। डायरेक्ट x के जगह पर जो वैल्यू दिया हुआ 2 3 5 7 जो प्राइम नंबर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है उस तरीके से लिख दिए 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम प्रयास करेंगे कि आप अपने से करिए, होमवर्क है मेरे तरफ से। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो डायरेक्ट आगे हम चलते हैं फंक्शन एक्सरसाइज पर। फंक्शन मतलब फलन एक्सरसाइज, फलन, ठीक है। फलन बताने से पहले मैं कुछ चीज थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दो फंक्शन को हम डायरेक्टली क्या करेंगे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं। सारे अलजेब्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब क्या है कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह को, इन सब चीज़ों को अगर फलन को फॉलो करते हैं मतलब क्या है कि f प्लस जी फिर x के साथ होगा तो क्या होगा एफ एक्स फिर प्लस जी एक्स, तो ये होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। फिर होगा एफ माइनस जी फिर एक्स के साथ अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ फिर एक्स माइनस जी एक्स। उसी तरीके से एफ डॉट जी फिर एक्स के साथ होगा तो क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक एक फंक्शन अलग अलग हो जाएगा एफ एक्स डॉट जी एक्स। उसके बाद एफ डिवाइडेड बाई जी एक्स तो क्या होगा एफ एक्स,
उसके डिवाइडेड बाई जी एक्स। समझ में आया? इस तरीके से सारा का सारा। उसके बाद एक्सरसाइज हम डायरेक्ट चलते हैं 2.3 पर। ये आपका आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया? अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको समस्या होगी। डोमेन को डोमेन रेंज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए पूरा जो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, ठीक है, ये जो है इसमें आपको दिया हुआ है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन आपको बताना है। गिव रीजन इट इज फंक्शन डिटरमाइन, आपको डोमेन और रेंज निकालना है अगर फंक्शन है तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको हो सकता है दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो बुक में देख लीजिए। ये आपको पहला दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है? 2 1 दिया हुआ है, उसके बाद 5 1 दिया हुआ है, 8 1 दिया हुआ है, उसके बाद 11 1 दिया हुआ है, उसके बाद 14 1 दिया हुआ है, उसके बाद 17 1 दिया हुआ है। और आपको पूछा है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आप बताइए है या नहीं। 2 का रिलेशन है 1 से, 5 का रिलेशन 1 से, 8 का रिलेशन 1 से, 11 का रिलेशन 1 से, मतलब सबका इमेज 1 है, सबका कॉमन इमेज 1 है। ये युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव का रिलेशन जैसे था द्रौपदी से, उसी तरीके से सेम ये है। तो मतलब सबका रिलेशन 1 से है, मतलब क्या है ये, इसका डोमेन क्या हो गया 2 5 8 11 14 17 और इसका रेंज क्या हो गया 1, केवल 1। और ये क्या है? फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट का इमेज है और किसी के डबल इमेज नहीं है, मतलब यस फंक्शन। और डोमेन क्या हो गए? पहले वाले 2 5 8 11 14 और 17 और रेंज क्या हो गया 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जिसका सेकेंड पार्ट है बहुत इजी है, जो कि दिख रहा है सीधे सीधे फंक्शन है। इसका थर्ड पार्ट जो है ये जो है फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा तीसरा पार्ट का मैं जरूर करूँगा। क्या है? ये दिया हुआ है 1 आपका कॉमा 3, उसके बाद दिया हुआ है 1 कामा 5 और उसके बाद 2 कामा 5, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 5 है। 1 के 2 इमेज हैं, 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज 5 भी है। 1 जो डोमेन है उसके 2 इमेज हैं, 2 हैं। तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसमें 2 इमेज हैं और हमारा कंडीशन था केवल एक इमेज होना चाहिए, केवल एक इमेज होना चाहिए, मतलब ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया? जब ये फंक्शन नहीं है तो डोमेन की अगर बात आती तो इसमें डोमेन क्या होता 1 1 1 2 और इसका रेंज क्या हो जाता 3 5 5, लेकिन इसमें फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन अगर पूछेगा तो रिलेशन में ही अगर डोमेन हमें निकालना होगा तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा 1 और 2 और जो इसका रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 5। समझ में आया? कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं बी के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी बच्चों के एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। क्लास 11th के जो अगर बाहर से पेपर आएगा तो ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर आपको फंक्शन दिया हुआ है माइनस ऑफ मॉड एक्स दिया हुआ है। और आपको बोला है क्या निकालने के लिए? इसका डोमेन ये गिवन दिया हुआ है और निकालने के लिए क्या बोला है? आपको डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए बोला है, ठीक है बच्चों, डोमेन और रेंज। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, तो चलिए ये देखते हैं। तो ये जो है माइनस एक्स, इसमें हम डोमेन क्या होता है, किसी भी चीज का डोमेन होता है जो वैल्यू हम रखने पर वो जो वैल्यू हमें देता है, फंक्शन जो हमें वैल्यू देगा वो क्या होना चाहिए? डिफिनिट वैल्यू होनी चाहिए, कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, नॉन डिफिनिट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब स्पेसिफिक वैल्यू देनी चाहिए। वो वैल्यू जो हम रख सकते हैं वो सारे के सारे हो गए डोमेन, और जो वैल्यू हमें देता है वो हो गया रेंज। समझ में आया? तो ये डोमेन में हम क्या एलिमेंट रखें? मान लीजिए यहाँ पर हम रख के देखते हैं, पुट करके 0 रखते हैं, -10 रखते हैं, -230 रखते हैं, 10 रखते हैं, 15 रखते हैं, 1000 रखते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। तो क्या होगा? 0 रखने पर क्या होगा? 0 रखने पर 0 होगा। y बराबर है, y बराबर एफ एक्स बराबर, तो y की वैल्यू x की वैल्यू को हम 0 रखेंगे। एक टेबल बना लेते हैं आपके समझ के लिए। तो x की वैल्यू 0 मतलब 0, x की वैल्यू -10 तो माइनस x की वैल्यू -10 रखेंगे, तो ये -10 ब्रैकेट से निकलेगा तो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं इसको भी। एफ एक्स बराबर क्या होगा? -x दिया हुआ है, तो यहाँ -10 रखेंगे, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये निकलेगा 10 निकलेगा, फिर -10 मतलब x की वैल्यू -10 रखेंगे तो -10 ही मिलेगा। मतलब इसी तरीके से -230 रखेंगे तो ये क्या होगा? -230 ही निकलेगा। आपको
इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, ये माइनस सामने लगा हुआ है माइनस लग जाएगा, समझ में आया। उसके बाद ये -230 हो गया, 10 रखेंगे तो 10 इसमें रख के देख लेते हैं एक बार। तो ये x की वैल्यू मॉड ऑफ माइनस है तो मॉड ऑफ माइनस, फिर 10 रखते हैं तो 10 निकलेगा, तो 10 से फिर माइनस पहले से है तो ये क्या होगा 10 ही हो जाएगा, -10 ही होगा, यानी -10 ये भी होगा। 15 रखेंगे तो ये भी -15 होगा क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है। 1000 जब जो भी रखेंगे ये भी माइनस होगा। मतलब जो भी हम रखें 0 से लेकर माइनस में ही जो भी वैल्यू रखें, मतलब डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन तो सब कुछ हम रख सकते हैं, कुछ भी रखें डोमेन इसका, फिर क्या हो गया हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब पूरा का पूरा R हो गया। अगर यहाँ पर हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कोई कंडीशन नहीं दिया है क्योंकि रियल फंक्शन दिया है, रियल फंक्शन मतलब रियल नंबर हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो डोमेन R हो गया। उसके बाद आपको जो बोला है रेंज निकालने के लिए, तो रेंज में क्या है, केवल निगेटिव नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, मतलब रेंज क्या हो गया आपका -इनफाइनाइट से लेकर बच्चों, -इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक 0 तक, ठीक है, इंक्लूड करते हुए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको बताना है, मैं लास्ट में लेक्चर के बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मैक्सिमम टीचर नहीं बताते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक हो गया, समझ में आया। ये मजला कोष्टक होगा, करली ब्रैकेट, ठीक है। डोमेन रेंज आपका निकल गया। और इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकेंड पार्ट वो और इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा सारे बुकों में मिलता है। ये क्वेश्चन √9 - x² fx बराबर, तो ये सेकेंड क्या है, fx बराबर ये दिया हुआ है √9 - x²। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे बताइए हमें। वही यही मतलब है, y बराबर y ही फंक्शन होता है, fx बराबर √9 - x² हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मतलब आप डोमेन में क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, डोमेन में वही वैल्यू रख सकते हैं जो कि ये फिक्स वैल्यू दे, कोई डिफिनिट वैल्यू दे। तो आप बताइए यहाँ पर क्या क्या रखेंगे, वही डोमेन हो जाएगा। तो आप 0 रखेंगे, रख सकते हैं, माइनस में रखेंगे, देखिए कहाँ तक रख सकते हैं, पॉजिटिव में रखेंगे, देखिए कहाँ तक रख सकते हैं। क्या सारी वैल्यू रख सकते हैं, जिस तरीके से इसमें सारे रियल नंबर रख सकते थे। देखिए हम 5 रख के देखते हैं, 5 5 × 5 = 25, 9 में से 25 गया, कितना हो गया देखिए ये 9 में से 25 जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और माइनस का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप फिक्स वैल्यू आपके लेवल का नहीं है, इसलिए आप ये नहीं रख सकते। मतलब ये आपका डोमेन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 5 डोमेन नहीं होगा। 4 रखिए, -4 रखिए, -4 रखने पर भी 16 हो जा रहा है। माइनस प्लस का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर मतलब माइनस रखेंगे तो भी वही नंबर आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो होगा वही पॉजिटिव का स्क्वायर होगा। -4 रखेंगे तो भी वही आएगा, +4 रखेंगे तो भी वही आएगा। मतलब ये क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव आने के लिए क्या कंडीशन है, 9 - x² हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि 0 आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, =0। तो 9 जो है, 9 इज ग्रेटर देन = x² मीन्स क्या हो जाएगा, x इज लेस देन = कितना हो जाएगा, सॉरी -3 लेस देन = x इज लेस देन =3, ठीक है। तो -3 से 3 के बीच में हम x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में देखिए रख सकते हैं। -3 रखेंगे तो क्या आएगा, -3² 9 - 9 0। उसके बाद 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 9 - 0² 3 आएगा। फिर 3 रखेंगे तो भी वही आएगा, 3² मीन्स मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, -3 से लेकर 3 तक। उसके बाद आपका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो वैल्यू आ रहा है तो रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख रहे हैं, x की वैल्यू हम रख रहे हैं -3 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, उसके बाद 1 रख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, -3 रख रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2² 4 9 - 4 9 - 4 √5 की वैल्यू समथिंग कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, समझ में आया। उसके बाद मीन्स क्या है, 0 से लेकर फिर 1 रखेंगे तो 1 9 - 1 उस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वहीं रख दें, क्या सीधे 0 रख दीजिए, 0 तो 0 रखेंगे तो 9 √9 - 0² मीन्स 3 से आगे बढ़ेगा नहीं, मीन्स 0 3 मीन्स इसका रेंज कहाँ से, देख लीजिए आप चेक करके, 0 से 3 के बीच में ही आएगा। मीन्स इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 3 के बीच में, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। डोमेन और रेंज
इसका इसी के बीच में आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा कठिन लगता है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। उस तरीके का क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक बता दूंगा, उसके बाद उस तरीके का जो क्वेश्चन है उसका पार्ट बाकी आप कर लेंगे, हमें पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सीधे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ फंक्शन जो है डिफाइंड किया गया है fx बराबर 2x - 5, 2x - 5। तो फंक्शन जो डिफाइन किया गया है fx बराबर 2x - 5 डिफाइन किया गया है, और पहला आपको निकालना क्या है, f0 निकालना है, ठीक है। यही निकालने के लिए बोला है ना, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0। तो f0 कैसे निकालेंगे, आपको fx बराबर इतना दिया हुआ है और x की जगह पर आपको क्या रखना है, 0 रखना है और कुछ नहीं करना है। fx बराबर आपको इतना दिया हुआ है तो f बराबर 0 रखना है और कुछ नहीं, 0 जो दिया हुआ है fx बराबर समथिंग दिया हुआ है उसके जगह पे डायरेक्ट आपको 0 रख देना है, f0 की वैल्यू निकालनी है। तो f0 निकाल देते हैं, x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 0 रख देते हैं, 2 × 0 - 5। समझ में आया बच्चों, तो क्या है 2 × 0 मीन 0 - 5, 0 - 5 मीन्स -5। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा -5। इसी तरीके से बाकी इसके जो पार्ट हैं क्या f7 और f-3 आप कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इस पर पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ये क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द फंक्शन t, जो हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि कोई चीज़ टेम्परेचर जैसे, टेम्परेचर यहाँ पर बोला है सेल्सियस जो टेम्परेचर है किस पर डिपेंड है, यहाँ फारेनहाइट और सेल्सियस में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे इसको साइंस में भी 9c/5 + 32। और ये बोला है निकालने के लिए, पहला इसके पार्ट में t0 निकालने के लिए बोला है। तो t0 निकालने के लिए बोला है तो क्या है, TC बराबर मतलब C की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है, फिर C के जगह पे कुछ रखना है। समझ में आया, तो 9 × 0/5 + 32 सॉल्व कर दीजिए जो आएगा आंसर। उसके बाद इसका 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट